से दूसरी पार्टियों से जो आप समझ रहे हैं, सबसे पहला कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार का मतलब नहीं समझते हैं कि सरकार बनाई क्यों जाती है। हर घर परिवार में एक सरकार है जिसका मुखिया, उनके सीनियर, उनके गार्जियन हैं, माता पिता हैं या दादा दादी हैं, वो अपने पूरे परिवार की गृहस्थी को संभालने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। इसी प्रकार से चाहे वो राज्य सरकार है या सेंटर की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। इसी बात के लिए 2-2.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं वो। इसी बात के लिए किसी को पेंशन नहीं मिलता, उनको 4-4 पेंशन मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं सब काम सरकार ही करेगी क्या। कुछ लोग कहते हैं सब काम मोदी करेगा क्या। ये समझने की जरूरत है कि नहीं करेगा तो किस लिए भैया चुन के गया है, वोट लेने के लिए लंबा लंबा भाषण क्यों दिया है। इसलिए समझने की जरूरत ये है कि सरकार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है, खेत में हल चलाने की नहीं है। खेत में तो हल किसान चलाएगा, मजदूर फैक्ट्री में खेत खलिहान में काम करेगा, लेकिन व्यवस्था कौन करेगा। किसान को संसाधन मुहैया कौन करेगा, मजदूर को नौकरी कौन देगा, छात्र को पढ़ने का इंतजाम कौन कराएगा, खेल कूद के लिए बच्चों का अवसर कौन देगा, महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा, बुजुर्गों का सम्मान कौन करेगा। ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। और कोई सरकार में बैठे कहीं से पैसा ला करके खर्चा नहीं करता है। हमारे आपके टैक्स से सरकार चलती है। अब गरीब आदमी जो इनकम टैक्स नहीं भरता, वो सोचता है कि हम तो टैक्स देते नहीं है। लेकिन ये सोच लो, जो इनकम टैक्स नहीं भरता है वो ज्यादा टैक्स देता है। इनडायरेक्ट टैक्स, हर चीज में आप टैक्स देते हैं। और ये जब से आया है जीएसटी और लगा दिया, तो आप सांस ले रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। हमारे देश में जितना भी टैक्स आता है उसका 53% टैक्स आम आदमी देता है। और जिनको सारा मलाई दे दिया है, अडानी अंबानी को पूरा देश दे दिया बेच के, वो लोग 13% टैक्स देते हैं। जितना कंपनी वाले हैं 53% टैक्स देते हैं, आम आदमी 13% देते हैं वो। और जो नौकरी करते हैं वो लोग टैक्स देते हैं 37%। तो किससे देश चल रहा है। और जितना ये प्रचार में पैसा खर्चा करते हैं, सारा मीडिया को खरीद लिया है, सारा मीडिया खरीद लिया। जितना ये प्रचार में खर्चा करते हैं, उतने पैसे में सबकी पढ़ाई फ्री हो जाएगी। हमारी पार्टी ने इसीलिए नारा दिया है, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पढ़ने की करो तैयारी, सरकार की होगी पूरी जिम्मेदारी। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसी का एक पैसा नहीं लगेगा। कोई भी डिग्री डिप्लोमा जो भी करना हो, एक पैसा नहीं लगेगा, सरकार व्यवस्था करेगी। इतना हमारे देश में पैसा संसाधन है, इतना लोगों का टैक्स आता है। जो भी बीमारी है छोटी से बड़ी तक, ये फर्जी आयुष्मान कार्ड हल्ला कर देने से नहीं। जाओ कहीं, आयुष्मान कार्ड से मिलता है क्या, दवाई होता है क्या। 2-4 चमचे माइक पे बुलवा देते हैं टेलीविजन पे, हम तो ये इलाज हो गया। आम आदमी परेशान हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। किसी को करवा देते हैं प्रचार के लिए। लेकिन हमारी पार्टी ने जो व्यवस्था बनाने की बात किया है, A to Z, एक पैसा इलाज पर खर्चा नहीं होगा, ऐसा व्यवस्था का। हर गांव में, हर बूथ लेवल पर इमरजेंसी सेवा समेत हॉस्पिटल होगा। इमरजेंसी सेवा से मतलब ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जहां सुविधा होता है कि मरीज गया तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, ऑक्सीजन लगा देता है, ग्लूकोज चढ़ा देता है और फिर आगे। ये इमरजेंसी सेवा हर बूथ के लेवल पर एक हॉस्पिटल होगा।
ताकि ज़्यादा लोग नहीं होंगे बूथ लेवल पे 1000 से 15, ज़्यादा 400-500 बीमार हो जाएंगे तो भीड़ नहीं होगा, लाइन ज़्यादा नहीं लगेगी, व्यवस्था किया जाएगा। जितने लोग डॉक्टर पढ़ लिख करके परेशान हो सबको नौकरी मिल जाएगी। सब जगह सरकारी स्कूल का व्यवस्था बढ़िया हो जाएगा। आज बड़े शर्म आया, हमारा ये हर्षित पढ़ता है CBSE में, जहाँ मिलिट्री के जवान को बेटे पढ़ते हैं सरकारी केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ हमारा पढ़ता है। बड़े शर्म लगा कि फंक्शन के नाम पर, प्रोग्राम के नाम पर बुला लिए थे और कुछ नहीं किया, कोई प्रोग्राम नहीं किया, झंडा फहरा दिया, प्रसाद बांट दिया। जितना प्रोग्राम होता है सरकारी तौर पर, ये चोर सरकार प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को मौका देते हैं। क्यों? उन स्कूलों में पर्दा के पीछे इन्हीं का पैसा लगा हुआ है, इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में पर्दा के पीछे मंत्रियों का ही पैसा लगा हुआ है, तो उसको महत्व देते हैं और सरकारी को महत्व नहीं देते हैं, चौपट कर देते हैं। इसीलिए सरकारी स्कूल में इन मंत्रियों के बेटे पढ़ने चाहिए। जब मंत्रियों के बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उसका व्यवस्था सही होगा, एक जैसा व्यवस्था होगा। अभी पंजाब सरकार का प्रचार आता है, एक बेंच पर मजदूर का बेटा, एक बेंच पर मंत्री का बेटा, एक बेंच पर IAS का बेटा, सब एक बेंच पर पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं तो प्रचार आ रहा है, लेकिन हमारी पार्टी व्यवस्था करेगी एक जैसा। इसी प्रकार से किसान का जो संसाधन है वो सारा संसाधन का व्यवस्था हमारी पार्टी की सरकार करेगी और लागत के अनुसार किसान को MSP गारंटी कानून बनाएगी। जो इस कानून को बनाने के लिए वर्षों, 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया किसान लड़ रहे हैं, 750 से ज़्यादा शहीद हो गए और उत्तर प्रदेश में एक मंत्री का बेटा किसान के ऊपर गाड़ी चला करके जबरदस्ती शहीद कर दिया। तो हमारे देश के सरकार मंत्री ऐसे लोग हैं, ये सब सोचने समझने की ज़रूरत है। जो दलाल लोग हैं, जो मोदी करते हैं, सरकार की बड़ाई मारते हैं, समझ लेना ये अंदर से पैसा लिया, बिना पैसा वो लिए वो बोल नहीं रहा है। और जब पैसा लेकर के मोदी करता है तो एक CR पहले है, अब तो CR का आवाज़ कहीं मिलता नहीं है, लेकिन आप सब गाँव में समझता हूँ गाँव से संपर्क रखते हो। पहले शाम सूरज छुपते ही CR एक बोलता था हुआ तो सब हुआ करते थे। इसी प्रकार से एक मोदी करता है, पूरा CR मोदी करने लगता है। तो देखा देखी जो पैसा नहीं लिया वो भी बोलता है, ये देखा देखी हो जाता है ना भाई। जब सारा चैनल खरीद लिया है तो उसी का बोलेगा और जो देखोगे वही सुनोगे। अब मोदी कहता है इसमें से लड़ा रहा है, इनमें से लड़ा रहा लोगों को, किनमें से? जो देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े उनमें लड़ा रहा है आपस में। मैं एक भाषण में दिल्ली बोला कि मोदी कहता है ये अच्छा था, वो अच्छा था, ये अच्छा किया, ये खराब किया। मैंने कहा कि मैं अपने ऊपर ही बोल लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पिताजी आज़ादी के आंदोलन में कोई काम नहीं किए, वो सूझबूझ नहीं था, वो अपने परिवार पालने के लिए उस समय कोई साधन नहीं था, साइकिल भी नहीं था, तो घोड़ा पर का सामान इधर से उधर ले जाते थे, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी। ये कठई गाड़ी, टायर वायर बाद में आया बैलगाड़ी। वो पहले घोड़ा से सामान इधर से उधर जाता था। पहले राजा भी घोड़ा से जाते थे क्योंकि गाड़ी था ही नहीं, घोड़ा ही साधन था। तो मेरे पिताजी घोड़ा पर सामान इस बाज़ार से उस बाज़ार से, संडे मंडे बाज़ार लगता है ना, ऐसे ही बेचते थे परिवार चलाने के लिए। आज़ादी के आंदोलन में काम तो नहीं किए। मोदी का बाप क्या कर रहा था? बताओ। अरे आप में से बोलो, मोदी का बाप क्या कर रहा था? मोदी का बाप चाय बेच रहा था। मेरे पिताजी घोड़ा पे लदनी कर रहे थे, मोदी का बाप चाय बेच रहा था। मेरा अधिकार है इनकी उंगली उठाने का। अरे जब मेरा बाप कुछ किया नहीं, तेरा बाप कुछ किया नहीं, जो किया उस पर तो उंगली उठा रहा है। अपने आप को, अपने गिरमाने पहले जाग के देख। ये समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि उनमें, हम में और ये जो लड़े उनमें क्या अंतर है, ये समझने की जरूरत है। मोदी का बाप कुछ नहीं किया, मोदी कुछ नहीं किया।
कहते हैं मोदी तपस्या किया। जानते हो क्यों तपस्या किया था? मोदी के बाप के चाय के दुकान पर एक अंग्रेज का बटुआ छूट गया था। वो बटुआ मोदी के हाथ लग गया। वो अंग्रेज आके पूछा मोदी के पिताजी से, बोले भाई तू लिया था, दे दे। ये झूठ बोल गया। कहते हो कितना झूठ बोलता है। अब झूठ बोल गया, अंग्रेज FIR कर दिया। ये डर से भाग गया जंगल में। ये तपस्या है। ये डर से भाग गया जंगल में, ये तपस्या है इसकी। इसलिए कौन कहता क्या है, करता क्या है। अभी ये जितने लोग हैं जिनको बीजेपी वाले RSS वाले मानते हैं कि आज़ादी का बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, जिसको ये कहते वो सबसे बड़ा गद्दार था। अंग्रेज़ों के कहने पर हिंदू मुस्लिम का संगठन बना दिया और देश में हिंदू मुसलमान का राइट करा दिया। देश हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गया। ये इनके लोग थे। आज भी वोट के खातिर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नफरत बो रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? है आप में से जवान, शर्माना मत, वो आपकी गलती नहीं है। ये आज के मोदी के स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा रहा है। मोदी भाषण देता तो है कि श्री कृष्ण भगवान क्या कहते थे, लेकिन वो अपना वोट लेने के लिए कहते हैं। भाई किसको पता है श्री कृष्ण भगवान क्या कहते थे? वासुदेव कुटुंबकम। मेरे ख्याल से हमारा एक नौजवान अरविंद यादव बड़ा श्री कृष्ण भगवान का जो ये वाणी है वासुदेव कुटुंबकम, थोड़ी 1 मिनट बता दो। मैं अनपढ़ हूँ ना। वासुदेव कुटुंबकम श्री कृष्ण भगवान ने कहा। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है कि ये पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये श्री कृष्ण भगवान ने कहा। जिस देश का प्रधानमंत्री जो राम को लाने वाला है, जो राम को लाने वाला है, और क्या चल रहा दलालों का बगाना, जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे। मतलब समझ रहे हो? जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे। और वो क्या कह रहा? श्री कृष्ण भगवान ने कहा ये पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया, पूरी धरती एक परिवार है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है, क्या कहता है? ये विदेश में जाता है तो कहता है ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का धरती है। बुद्ध को कितने लोग जानते हो? जरा हाथ खड़ा करो। भगवान बुद्ध को कौन जानता है? और श्री राम को कितने जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। ये सब श्री राम को जानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को कोई नहीं जानता है, क्योंकि भगवान बुद्ध मानवता के पुजारी थे। भगवान बुद्ध इंसानियत के पुजारी थे। भगवान बुद्ध ने इंसान के बारे में बताया, इंसानियत का धर्म पढ़ाया। ये वोट लेने के लिए 80% हिंदू को उकसाता है। अरे सरकार में है, अगर तेरा है, तू चाहता है कि मुसलमान देश को गद्दार हैं, तो कौन तेरे को मना कर रखा है? तेरे को तो कोई रोक नहीं रखा है। लेकिन जानते हो पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे है कि हिंदू भड़क करके मुसलमान को मारे और मुसलमान हिंदू को मारे। ये भड़काने का काम कर रहे हैं। भाई अगर आपको पाठ पढ़ा रहा है कोई बीजेपी वाला, RSS वाला, कि मुसलमान की संख्या बढ़ेगी, आजकल यही हो रहा है अंदर खाते, मुसलमान की संख्या बढ़ेगी तो हिंदू को तो काट मारेंगे। और बांग्लादेश में हो रहा ना, वीडियो बना बना के दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम्हें ज़्यादा हिंदुओं की चिंता है तो बांग्लादेश में जाकर उनकी सुरक्षा क्यों नहीं करते? यहाँ तुम हिंदुओं को उकसा रहे हो, यहाँ तुम मुसलमानों को उकसा रहे हो आपस में लड़ाई करने के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान का वासुदेव कुटुंबकम का जो वाणी है वो साबित होगा। दुनिया में शांति स्थापित होगी, आगे युद्ध होगा, लड़ाई होगी।
तो वोट के खातिर ये सब कर्म करने के लिए तैयार हैं, इसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हम कहते हैं कि वो झूठ बोलता है और बहुत सारे लोग कहते हैं राम सागर ही झूठ बोलता है। अब इसका फैसला कौन करेगा? आप खुद अपने दिमाग का जब इस्तेमाल करोगे, कथनी और करनी का अंतर समझोगे, सरकार की जिम्मेदारी क्या है। अब इधर इलाके में सब सड़क नाली का बुरा हाल है, लोग गिर जाते हैं, पैर टूट जाता है। हमारे महामंत्री का खुद 2 बार पैर टूट गया, 2 बार पैर टूटा है। बहुत लोग रोज गिरते रहते हैं और मंत्री भाषण नारियल फोड़ देता है और गायब हो जाता है, वो कागज में सब काम हो गया। ये सारा काम हो रहा है। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हमारे पास, मतलब बहुत टाइम हो जाएगा। शॉर्ट में सब समझ जाओ कि हमारी पार्टी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लिया है। कैसे किया जाएगा लोग सवाल करते हैं, एक ही जवाब है, प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा ईमानदार है, सबसे ज़्यादा समझदार है, सबसे ज़्यादा दमदार है, विश्व गुरु बन रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, ये रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक देता है। ये हाथ खड़ा कर दे मेरे बस का नहीं है। ये पौआ राम सागर संविधान में 3 वर्ष बोला है जरूरतों पूरा करने का, ये हाथ खड़ा कर दे, 1 वर्ष में सब कुछ पूरा हो जाएगा, चिंता मुक्त भारत हो जाएगा, सबकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, सबकी नौकरी सरकारी हो जाएगी, कोई चिंता नहीं रहेगा। और जब सबकी नौकरी सरकारी रहेगी तो गरीबी रहेगी क्या? 5 किलो अनाज की ज़रूरत पड़ेगी क्या? ये सब समझने की ज़रूरत है। कोई ये कहे कहाँ से कर दोगे, कैसे कर दोगे, तो जब वो हाथ खड़ा कर देगा तब बताएंगे, पहले क्यों बताते? वो हाथ खड़ा करे और कोई चैलेंज करता है कि भाई वो भी झूठ बोलता है, तुम भी झूठ बोल रहे हो, तो हमारी पार्टी शपथ पत्र दे रही है कि जो भी MP MLA CM PM अपना वादा पूरा ना करे, अपना वादा पूरा ना करे तो 5 वर्ष के कार्यकाल है, 3 वर्ष में उसकी सदस्यता समाप्त होना चाहिए, इस काम 3 वर्ष पूरा ना करे तो, और उसकी संपत्ति जब्त होना चाहिए और उसको जेल भेजने का कानून बना दिया जाए। अमित शाह पार्लियामेंट में नया कानून लाया है, अंग्रेजों का कानून है, इसको हटा के भारत का कानून ला रहे हैं। किसके लिए? गरीब लोगों को जेल में बंद करने के लिए। छोटा मोटा गलती कर देगा तो जेल में बंद कर दो, फांसी पर चढ़ा दो। ये सरकार अपने ऊपर कानून नहीं ला रही है, हमारी पार्टी कह रही है कि ये सरकार में बैठे मंत्री काम नहीं करेंगे तो इनको जेल में भेजने का कानून बना दो। ये कहेगा केजरीवाल को भेज दो, राहुल को भेज दो। अरे भाई मोदी और योगी क्यों नहीं जाएंगे जेल में? सबके लिए कानून बनाओ एक जैसा, भेदभाव क्यों? कौन जानता है कि इधर मलाई नहीं खाते हैं मंत्री? बीजेपी की सरकार में जो लोग हैं भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? वो कमाए नहीं है क्या? तो भेद अगर कार्रवाई हो रही, सबके लिए कानून बनाओ एक जैसा। इसलिए हमारी पार्टी ने ये शपथ पत्र दे रही है कि ऐसा कानून बनाया जाए। तो जब ऐसा कानून बन जाएगा तो कोई भी झूठ बोल के हिम्मत नहीं करेगा चुनाव लड़ने के लिए। और जब ऐसा बन जाएगा कानून तो क्या ये नेता इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। हमारी पार्टी 90% आर्थिक लोग से जो कमज़ोर है, यानी जो गरीब लोग हैं, उनको चुनाव में लड़ने के लिए कानून बनवा रही है कि चुनाव में खर्चा ना करना पड़े। चुनाव आयोग 2 गाड़ी दे दे, 2 सुरक्षा गार्ड दे दे और 5 आदमी ले करके घर घर घूम करके वोट बनाओ। भाषण देने के लिए सबको बराबर बराबर टाइम हो, 1 पैसा ना लगे चुनाव लड़ने के लिए। और तभी तो जब फ्री में जीत के जाएगा और काम नहीं करेगा तो जेल में जाएगा। ये कंडीशन होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजेगी। आपको चुनाव फ्री में लड़ाया जाएगा लेकिन काम नहीं करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। जैसे नौकरी का टारगेट पूरा है ना, ये सरकार का टारगेट पूरा हो जाएगा। समझने वाले लोग समझ जाओ। इसलिए इसमें झूठ और सच नहीं है। फिर भी कोई कह रहा है तो हम कहते हैं मोदी जी एक शपथ पत्र दे दो कि तुम जो वादा किए हो नहीं करोगे तो तुम फांसी पर चढ़ोगे, और हमारी पार्टी जो वादा कर रही है नहीं करेगी तो हमारी पार्टी फांसी पर चढ़ेगी।
अब ये बताओ, इसमें झूठ बात है? ये मोदी इस बात पे खड़ा हो जाए, चैलेंज करते हैं। और जानते हो हमारे पास कितना संसाधन है? जितना टैक्स आता है केवल 20% उसमें से खर्चा किया जाए ईमानदारी से, तो सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। केवल 20%, केवल 20%। 80% ये डकार रहे हैं। इसलिए हमारा कहना ये है कि जैसे एक भाषण में नोटबंदी करके लोगों को लाइन में लगवा देते हैं, एक भाषण दे करके लॉकडाउन करा देते हैं, एक भाषण में ये पौआ राम सागर ज़रूरतें पूरा कर सकता है। ये चैलेंज है मोदी से, ये मोदी से चैलेंज है। और हम यहाँ चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम लिखित में चैलेंज कर रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ये बतिया लिख के दे रखे हैं कि हाँ तो कर, ना तो हट। हम आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, जिसको ज़्यादा समझना होगा बार बार दफ्तर में आइएगा। टाइम को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। 12:30 हो गया है, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं। और बहुत सारी पॉइंट होगी, आपके दिमाग में प्रश्न होगा, आपको मौका मिलेगा महासचिव की रिपोर्ट के बाद अपनी बात आप नोट कर लीजिए, और जिसको मौका मिलेगा तो आप लोग बारी बारी अपनी बात रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं कि आपने शांति से हमारी बात को सुना और पुनः अमर शहीदों को और देश के तमाम दिवंगत नेताओं को, लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं और अपनी स्थान लेते हैं। अब अगला कार्यवाही हमारी पार्टी के महासचिव राम बहादुर माथुर जी, पार्टी का जो 3 वर्ष का कार्यक्रम है उसका रिपोर्ट पेश करेंगे। राम बहादुर माथुर जी।